गोवा की इस यात्रा में अब समय है एक महानायक से मिलने का। पोर्तुगीज खुद को समंदर का शहंशाह मानते थे, लेकिन कोंकण के तट पर उनके अहंकार को चूर चूर किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिन्होंने मराठा नौसेना बनाई। आज भी गोवा भारत की नौसेना की कर्मभूमि है, जिसका बीज बोने का श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को। गोवा की रिलीजियस आइडेंटिटी कई सदियों के स्ट्रगल की कहानी है। एक वक्त था जब फॉरेन इन्वेडर्स ने यहां पर मास लेवल पर लोगों के धर्म परिवर्तन करवाए, और तब गोवंस की आत्मरक्षा के लिए मराठा किंगडम ने अपनी तलवार उठाई। लाखों सोल्जर्स ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस की, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में यहां पर एक गोल्डन एरा की शुरुआत हुई। गोवा में छत्रपति शिवाजी महाराज की लेगेसी बहुत गहरी और रूटेड है, क्योंकि एक लंबे समय तक यह रीजन भी मराठा किंगडम का एक हिस्सा रहा। नो वंडर कि यहां की आर्किटेक्चर, कल्चर, ट्रेडिशंस और क्विजीन में मराठी इन्फ्लुएंस बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। और हर साल यहाँ शिव जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। गोवा में शिव जयंती को लेकर लोगों का एंथुसियाज्म देखने वाला होता है। मेन, विमेन, बच्चे, बूढ़े सभी अपने माथे पर यहाँ की ट्रेडिशनल पगड़ी भेटा पहनकर तैयार हो जाते हैं। शिव जयंती के सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह चार्ज्ड अप रहते हैं। शिव जयंती पर यहाँ हर साल फुगड़ी कॉन्टेस्ट और फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाए जाते हैं, और कल्चरल प्रोग्राम की तो लंबी लिस्ट है। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ होने वाले एनुअल कंपटीशन में पार्ट लेने आते हैं। शिव जयंती अब गोवा में मना रहे हैं हम लोग, और हम लोगों में, सब लोगों में बहुत उत्साह है। शिवाजी महाराज की लोग पूजा करते हैं, पूजनीय है हमारे लिए। Chhatrapati Shivaji Maharaj, as I said earlier, is historically linked to Goa, to the identity of Goa and Goans. If Chhatrapati had not come to Goa, I don't think any temples would have been left in the state. So we owe it to him, a tribute to him. And that's why the storytelling in terms of his naval warfare or the rest of the things which have been linked to Goa need to be showcased. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गोवा का हार्वेस्ट फेस्टिवल शिग्मोत्सव यहाँ कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, और अगर आपको याद हो तो उस दौरान हमने यहाँ कई फोक डांस परफॉर्मेंस भी देखे थे। बट कैन यू बिलीव कि शिव जयंती पर इन परफॉर्मेंस का जोश शिग्मोत्सव से भी दोगुना हो जाता है। ढोल ताशे की थाप से नाचते ट्रूप्स अपने महान मराठा किंग के ऑनर में परफॉर्मेंस देते हैं, और शिव जयंती के सेलिब्रेशन की एक और बहुत खूबसूरत झलक मिलती है यहाँ के फोक डांस। एक साथ आगे बढ़ते डांसर्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का लिविंग एग्जाम्पल है। गोवा में 12 तहसील है, उसमें से 8 तहसील ये शिवाजी महाराज के राज्य का भाग था, और यही 8 तहसील में पूर्णतः भारतीय संस्कृति पोर्तुगीजों के धार्मिक अत्याचार थे उससे आबादित रखी। उसका कारण शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य। इसीलिए ही गोवा में शिव जयंती बहुत अलग तरह से और धूमधाम से मनाई जाती है, और इसका जीता जाता उदाहरण ये सप्तकोटेश्वर है, क्योंकि ये शिव जयंती की रैली सप्तकोटेश्वर में आती है, क्योंकि सप्तकोटेश्वर मंदिर ये शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ ये पूर्णतः ये मंदिर है।
शिव जयंती के दौरान गोवा के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी तब तक सिंहासन पर विराजमान नहीं होते जब तक कि उनका राज्याभिषेक न किया जाए। शिव जयंती का सेलिब्रेशन इसके बाद ही कंप्लीट माना जाता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह पंक्तियां लिखी थीं जिसका अर्थ है राम से बढ़कर राम का दास। वैसे ही हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज महादेव के यानी कि भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने यहां पर एक ऐसे मंदिर को फिर से बनवाया जहां भगवान के चिन्ह शिवलिंग को पोर्चुगीज से बचा कर लाया गया। यह है 12वीं सदी में बना सप्त कोटेश्वर टेम्पल। गोवा के कदंबा रूलर्स का सबसे पवित्र पूजा स्थल माना जाता था, क्योंकि उनके कुल देवता हैं भगवान सप्त कोटेश्वर। मेरे लिए इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है कि कैसे पोर्चुगीज एट्रोसिटीज से बचाकर नॉर्वे में शिवलिंग को स्थापित किया गया होगा। ये श्री सप्तकोटेश्वर का टेम्पल पहले द्वीप वाटिका आइलैंड जो है उसको 11वीं या 12वीं शताब्दी में कदम्ब डायनेस्टी ने उधर एस्टेब्लिश किया था। बाद में उसको बहमनी सुल्तनत जो आई इधर उन्होंने डैमेज कर दिया और उसके बाद विजयनगर का जो माधव मंत्री था इधर आके उनको भगा के उन्होंने ये वापस बिल्ड किया, जो 1560 में वो टोटल डेमोलिश कर दिया पोर्चुगीज ने। और वो जो शिवलिंग था जी, वो हमारा एक पूर्वज दिवाड़ी आइलैंड से वो इधर लेके आया 1547 में। उसके बाद 1668 में जब छत्रपति शिवाजी गोवा में आए उनको पता चला कि ये शिवलिंग इधर है और उन्होंने उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया और उस टाइम से आज तक भगवान का शिवलिंग हमको आशीर्वाद देते ही रहा है। इस मंदिर के एंट्रेंस पर लगा स्टोन प्लग इस बात का गवाह है। 350 सालों से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर को गवर्नमेंट ऑफ गोवा आज भी रिस्टोर करने के लिए काफी कमेंडेबल एफर्ट्स कर रही है। मेडिवल इंडियन स्टाइल में बनाए गए इस मंदिर में एक डोम है जिसे एक अष्टभुज ड्रम पर सजाया गया है। इस मंदिर की छत को एक स्लोप दी गई है। सप्त कोटेश्वर मंदिर गोवा टूरिज्म के एकादश तीर्थ सर्किट में भी बहुत सिग्निफिकेंट है। एकादश तीर्थ गोवा में 11 धार्मिक स्थलों को चुनकर ऐसे सर्किट्स बनाए गए हैं जिनसे टूरिस्ट को आसान कनेक्टिविटी और सारी फैसिलिटीज मिले, साथ ही नेचर और लोकल कल्चर को और बेहतर बनाया जा सके। कहा जाता है ये मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन का एक आध्यात्मिक केंद्र था और साथ ही साथ उनके शासन और राज्याभिषेक के दौरान उनके जीवन का एक प्रेरणा सोर्स भी। यह मंदिर सिर्फ रिलीजियस ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सिग्निफिकेंट है। साथ ही मुझे मौका मिला सप्त कोटेश्वर मंदिर की पालकी में शामिल होने का। ये एक ऐसा दिव्य अनुभव है जिसे यहां आकर ही महसूस किया जा सकता है। पणजी से 35 किलोमीटर दूर नॉर्वे में बनी इस पिक्चरेस्क साइट पर आप फेरी बोट राइड लेकर पहुंच सकते हैं। सप्त कोटेश्वर मंदिर सच में गोवा का एक हिडन जेम है एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में कम से कम एक बार तो आपको यहां जरूर आना चाहिए। हर हर महादेव। गोवा के मार्सल में एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण मां देवकी के साथ विराजमान है। मैंने श्री कृष्ण को राधा के साथ देखा है, मां यशोदा के साथ भी सुना है, लेकिन यहां पर एक अनूठा रूप देखने को मिलता है। चलिए एक रेयर दर्शन करते हैं। मैं हूं श्री देवकी कृष्ण टेम्पल में।
ये मंदिर जो बना हुआ है 450 साल पुराना है। रामायण काल में जब विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया, तभी कैकेयी ने उनको प्रेरित करके जब भी वनवास को भेजा। तो द्वापर में जब भी कृष्ण हुए, तभी देवकी पिछले जन्म की कैकेयी थी। तभी देवकी अपने पुत्र कृष्ण को मिलने को आई, तो देवकी को अपना बेटा पहचान नहीं सकी। तो कृष्ण को अभी अपना आइडेंटिटी देने के लिए देवकी ने बोला, तुम्हारा जन्म हुआ था चतुर्भुज रूप, वो रूप मुझे दिखाओ। तो उन्होंने एकदम करके चतुर्भुज रूप अपना दिखा दिया छोटे बालक के फॉर्म में। सो तभी देवकी ने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा के जो पकड़ा, वही अवतार है देवकी कृष्ण। तो ये मंदिर उसके लिए एकमेव है, ऐसा मंदिर और कहीं पे भी नहीं है। देवकी कृष्ण की कथा में लीन होने में अपना ही एक आनंद है। मन भक्ति, उत्साह और उमंग से भर जाता है। और इसी कहानी का एक अहम हिस्सा है चिखल कालो ऐसी यूनिक फेस्टिवल्स जहां कल्चर और ट्रेडिशन दोनों एक साथ नजर आते हैं। We have tourists going to Spain and playing with the tomatoes and something called as tomatino kam. Zindagi na milegi dobara enhanced it. In Goa, we are very clearly linked with Devki Krishna temple, the only temple in the country. And with that, in the month of June, you have a festival called as Chikhal Kalo. You play with the mud. Mud is linked to you as a body and soul. So जो चिखल कालो फेस्टिवल है गोवा का, वो आषाढ़ के महीने में, मतलब यहाँ का जून जुलाई बारिश का महीना तब होता है। तो संस्कृत में कहा जाता है कि यथा देहे तथा देवे, मतलब जो हम अपने लिए करते हैं वही हम भगवान के लिए भी करते हैं। बारिश में यहाँ पे गोवा में बहुत बारिश रहती है और अब जो सॉइल है वो रेड कलर का है। तो चिखल यानी बहुत सारा मिट्टी, जो पानी से मिला हुआ मिट्टी, वो बहुत सारा मतलब यहाँ पे हर जगह पे ही रहता है। तो आषाढ़ एकादशी को यहाँ के लोकल लोग, मतलब ऑल एज ग्रुप मेल्स, वो आते हैं, सब ऑयल वगैरह लगा के आते हैं और मंदिर में जाके भजन करते हैं, दे विल डांस। और वो इनवाइट करते हैं श्री कृष्ण जी को कि आप भी आइए और हमारे साथ खेलिए। सब तुलसी की माला पहनते हैं और मंदिर से आके यहाँ पे जो सामने ग्राउंड है वहाँ पे पूरा चिखल बनाया होता है, उसमें अलग अलग तरह के गेम्स खेलते हैं। लाइक अगर जैसे कि बालकृष्ण या फिर आके खुद मिट्टी में खेल रहे, ऐसे वो फीलिंग आती है। मैंने तो प्लान कर लिया है कि अगली बार मैं गोवा जरूर आऊंगा मॉनसून में। आप सब भी प्लान कर लें, और खासकर चिखल कालो उत्सव को देखने के लिए, क्योंकि उस दिन यहाँ पर हर इंसान के अंदर दिखते हैं बाल गोपाल। गोवा के दिल में बसा मां शांत दुर्गा का यह रूप उनकी शक्ति और शांति का एक अनोखा संगम है। मैं हूं फतोरपा के शांत दुर्गा टेंपल में। एकादश तीर्थ के 11 मंदिरों में से एक फतोरपा का मां शांत दुर्गा मंदिर। इस मंदिर में दर्शन के लिए आने का सबसे सही समय है नवरात्रि। फतोरपा टेम्पल ये हिस्ट्री बहुत ही रिच है। पहले मंदिर हमारे कुंकोलिम गांव में था और कुंकोलिम गांव में 1583 को जो पोर्चुगीज का आक्रमण हुआ, उसमें मंदिर कॉलोनियल रिजिम ने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हमारे जो पूर्वज है उन्होंने फतोरपा गांव के लोगों से कांटेक्ट किया और यहाँ के लोगों ने उनको ज़मीन दे दिया कि ये मंदिर यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए। तो तभी देवी का जो मूर्ति है वो यहाँ पे लाया और 1583 में जो फर्स्ट मंदिर यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ वो श्री शांता दुर्गा कुंकड़ीकरण देवी का मंदिर एस्टेब्लिश हुआ। और जो हमारा
3 मेन फेस्टिवल्स है। पहला फेस्टिवल है जात्रा, एनुअल जात्रा होता है, 5 दिन का उत्सव है। उसमें देवी को पहले दिन पालकी में प्रोसेशन करते हैं। उसके बाद देर आर 4 चैरियट्स, वन इज अंबारी द सेकेंड डे, थर्ड इज द फ्लावर चैरियट, फोर्थ इज योर विक्ट्री चैरियट, विजय रथ, एंड द लास्ट इज महारथ। तो ये एक मेन फंक्शन है, एनुअल जात्रा है, विच इज़ वेरी फेमस इन गोवा, इन इंडिया एंड एवरीवेयर एल्स। People come from across the world to participate in this Jatra festival and see that Devi's procession in all the Raths. उसके बाद दूसरा हमारा फेस्टिवल आता है, वो अम्ब्रेला फेस्टिवल। उसमें सभी कम्युनिटी के लोग आके देवी को मूल स्थान पे लेके जाते हैं, पालकी में बिठा के। जहाँ से देवी आई थी, वो लाए थे 1583 में, वहाँ जाते हैं और वहाँ पे पूरा गुलालो उत्सव होता है। वो एक इमोशनल इवेंट है हमारे लाइफ में। तीसरा फेस्टिवल होता है दशहरा फेस्टिवल। तो दशहरा फेस्टिवल से पहले हमारा होता है नवरात्रि। तो 9 दिन होता है वो इवेंट, लेकिन देवी को 5 दिन मकर में बिठाते हैं। माँ शांत दुर्गा फतोरपा के नवरात्रि के फेस्टिवल को आप अपने कैलेंडर में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक माँ का बहुत ही भव्य रूप देखने को मिलेगा। किसी भी जगह के लोकल फेस्टिवल्स वहां रहने वालों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं और मुझ जैसे विजिटर्स को एक अनफॉरगेटेबल रिजुवेनेटिंग एक्सपीरियंस। गोवा के रीजनल फेस्टिवल्स हमारी स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल आइडेंटिटी को एक साथ स्ट्रेंथन करते हुए हमें खुद अंदर छिपी अपनी पहचान को प्राउडली ओन करने की ताकत देते हैं। आई मस्ट से स्पिरिचुअल गोवा की यह जर्नी मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। कितनी हैरानी की बात है कि गोवा का यह रूप मेरी आंखों के सामने होते हुए भी सालों तक मुझसे छिपा रहा। हजारों साल पुराने हार्वेलम केव्स, डिविनिटी से भरे शांत दुर्गा और सप्तेश्वर जैसे टेम्पल्स, बबल लेक और नेत्रावली जैसे नेचुरल वंडर्स, शिग्मोत्सव और चिखल कालों से यूनिक फेस्टिवल्स और कितनी ऐसी चीजें जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। यकीन मानिए, आज से पहले मैं जितनी बार गोवा आया, अपनी थकान और अपने स्ट्रेस को भूलने आया। लेकिन इस प्यारी सी स्टेट को रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखने के बाद मेरा नजरिया भी जिंदगी को लेकर काफी बदल चुका है। क्योंकि जितनी इनरिचमेंट, जितना सुकून और जितना अपने इतिहास पर गर्व मुझे इस स्टेट से मिला है, मुझे इस ट्रिप से मिला है, पहले कभी नहीं मिला। When you come into Goa, explore Goa not only by the sun, sand and sea, but Goa beyond beaches, which talks about spiritual tourism, which talks about sports tourism, which talks about software, the tech tourism, we talk about digital nomads, and much more to explore. You have to experience the culinary, you have to experience the wellness, be a part of this whole thought as far as Goa is concerned. In short, meet us in Goa, you will be able to see the best. Thank you. अब आप भी चलो इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं। अपने फॉरेन फ्रेंड्स का गोवा में स्वागत करें, गोवा माइल्स ऐप से टैक्सी बुक करें और गोवा से जुड़ी हर जानकारी के लिए विजिट करें goatourism.com या कॉल करें
टूरिस्ट इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन 1364 पर।